साथियों नमस्कार। मैं आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक बेसिकली शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रथम जो आपका टॉपिक है उसमें मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा शास्त्र क्या है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इस पर मैंने आपको एक क्लास दी। वो वीडियो मैंने आपको भेजा, सब लोगों ने देखा होगा। उसके बाद बच्चों की डिमांड आई कि आप सर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो थोड़ा सा आप हमें समझाएं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको ये पेपर भी थोड़ा सा उपलब्ध हो जाए, क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर के, मनोविज्ञान विषय के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो आप मनोविज्ञान की देखना, मैंने उसमें मनोविज्ञान के विकास के बारे में बात की है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस देश में हुई है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के जो विचार था वो ये था कि सबसे पहले ये किस नाम से जाना जाता है, मनोविज्ञान को किस रूप में जाना जाता है। हेलेनिक युग के बारे में बात की थी, 600 बीसी से लेकर 322 बीसी तक। और हेलेनिक युग से पहले यह ब्रह्मांडिक युग यानी कॉस्मोलॉजिकल एज के रूप में जाना जाता है। लेकिन मनोविज्ञान को पहली बार आत्मा के विज्ञान के रूप में जाना गया। तो प्रश्न ये उठा कि ये उत्पत्ति जो हुई वो किस विषय से हुई है, ये है आपका प्रश्न पहला। तो इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर आपका है मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर ये इसका आंसर है दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे, देखिए ये आ गया आपका दर्शन शास्त्र। ठीक, दर्शन शास्त्र की, क्योंकि प्रारंभिक रूप में यह विषय एक ऐसा विषय था जो दर्शन शास्त्र जो आगामी परिणाम घोषित कर सकता है। तो दर्शन शास्त्र में ताकत है, दर्शन शास्त्र का अपना एक दृष्टिकोण है जिसमें वह आगामी परिणामों को घोषित करने की ताकत रखता है। तो वहीं से ये आया कि हम बालकों के विकास के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता को कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो ये मनोविज्ञान विषय प्रारंभ में दर्शन शास्त्र से पैदा हुआ है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है आपका सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। अब जैसे मैंने कहा अभी आपको बताया भी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, उसके बाद आपके लिए उपरोक्त सभी भी है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, उपरोक्त सभी अगर लगाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चित विकास के क्रम में आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, आत्मा का विज्ञान है। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान है, आपको देखना है। जरा देखिए ये जो मैंने आपको लगा रहा हूं यहाँ पर आत्मा का विज्ञान, ये ठीक आत्मा का विज्ञान के बाद मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान के समर्थकों में कौन कौन लोग हैं आपको पता है? रुडॉल्फ है, रुडॉल्फ गोएकल की बात करते हैं अपन, बात करते हैं यहाँ पे अरस्तु की, प्लेटो की, सुकरात की, डेकार्ते की। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन आत्मा का एक निश्चित स्वरूप नहीं होता, बताया आपको, इसको परिभाषित भी नहीं किया गया, इसलिए बाद में आया कि ये मन का विज्ञान है। अब मन की भी कोई परिभाषा नहीं, मन भी क्या है, अनियंत्रित है, इस पर नियंत्रण संभव नहीं था, इसीलिए फिर आया चेतना का विज्ञान। और चेतना अपने आप में क्या है, फिर चेतना मात्र 10% होती है, चेतना केवल नियंत्रण का काम करती है, चेतना समग्र नहीं हो सकती, इसीलिए चेतना का विज्ञान भी नकार दिया गया और आ गया व्यवहार का विज्ञान। तो हम यहाँ उपरोक्त सभी नहीं लगा सकते, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न है कि इसकी प्रारंभिक रूप में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विज्ञान के रूप में माना गया। तो आंसर क्या है इसका, आत्मा के विज्ञान के रूप में। प्रश्न आपका है तीसरा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, इसके पश्चात मन, तदुपरांत इसने क्या खोया। तो उसके बाद क्या खोया, देखिए क्रम आपका उससे पहले वाला जो प्रश्न है उस प्रश्न में आप देखिए, जो प्रश्न आपका है उसमें देखें तो यहाँ क्या क्या खोया है। तो ये जो वुडवर्थ की एक परिभाषा है उसमें उन्होंने बताया भी है, और आप तो क्रम से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, उसके बाद किसको खोया है, चेतना को। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया चेतना। यहां प्रश्न बन गया आपका ये कि ये जो है क्या हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान शब्द कहा गया है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के मध्य में, 19वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत। ठीक है ना, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा है,
चौथा। अब इसमें देखें आप, इसका आंसर क्या है? सही मायने में कई पुस्तकों में जैसे 18वीं शताब्दी दिया गया है, पर आप यहाँ चेतना के विज्ञान के रूप में लिखते हैं 1800 के बाद का काम, यानी 19वीं शताब्दी है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक, 18वीं शताब्दी में नहीं, 19वीं शताब्दी के अंत में इसका। तो ये आपके लिए प्रश्न हो गया 4 का आंसर। कहां पर है ये वाला आंसर आप लगाएंगे। उसके बाद है आधुनिक समय में मनोविज्ञान का, अब क्या है? आधुनिक समय मनोविज्ञान का विज्ञान माना जाता है। क्या माना जाता है? अनुभूति का, मानसिक प्रक्रिया का, व्यवहार का, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये प्रश्न जब मैंने डिस्कस किया, एक पेपर डाला था, तो जिस स्टूडेंट के पास ये पहुंचा तो उसने आंसर अनुभूति लगा करके कहा कि सर ये जो आपने व्यवहार वाला आंसर लगाया है, ये व्यवहार कैसे, अनुभूति क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने कक्षा में पढ़ाया कि मनोविज्ञान का आधुनिक रूप व्यवहार एवं अनुभूतियों का विज्ञान है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप व्यवहार नहीं जानेंगे तब तक अनुभूति नहीं आएगी, और व्यवहार के बिना अनुभूति क्या है? अधूरी है। अनुभूति कैसी है? आंतरिक है। तो बाह्य रूप में कैसे आएगा? तो हम केवल व्यवहार से समझ सकते हैं। यदि या तो आंसर में होना चाहिए था कि व्यवहार एवं अनुभूतियों का विज्ञान, तो आप आंसर लगा सकते हैं, अन्यथा तो आपका आंसर कहाँ जाएगा? आपका आंसर जाएगा इसके अंदर व्यवहार। ठीक, तो व्यवहार मनोविज्ञान का क्या हो गया? आधुनिकतम रूप है। तो यहां अगर बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म में अगर आपको प्रश्न का फॉर्मेट और चेंज हो जाए, अगर इस प्रश्न को मैं बदल दूं और इसमें लिख दूं अनुभूति व्यवहार या अनुभूति एवं व्यवहार, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनुभूति एवं व्यवहार का विज्ञान। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है। विधायक और नियामक दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका आंसर देखिए आप, इस प्रश्न के बारे में कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक विज्ञान है, नियामक विज्ञान है, विधायक एवं नियामक दोनों हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। नियामक से आशय क्या है? यहाँ नियामक हमेशा क्या होता है? नियंत्रणकारी या नियमों के अधीन रहना। मनोविज्ञान लगातार परिवर्तनशील है और इसमें विधियां लगातार या कानून, इसकी देखा जाए तो इसके नियम लगातार क्या हो रहे हैं? बनते जा रहे हैं। तो फॉर्मेट जब आप विधायक बोल रहे हो तो विधायक अपने आप में नियमावली हो गई, तो इसमें दोनों लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल एक से आंसर आपका बन रहा है, विधायक विज्ञान है, पूर्णता में हो जाएगा। अन्यथा तो आप अगर प्रश्न आ रहा है तो विधायक एवं नियामक दोनों आंसर लगा सकते हैं, तो इसमें दोनों ही आंसर लगाइए, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए, सुटेबल आंसर है ये। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये 3 नंबर वाला लगा दीजिए। ठीक है, विधायक एवं नियामक दोनों। ठीक, इसके बाद लिखें वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है? चेतना है, मस्तिष्क है, आत्मा है या मानव व्यवहार है। ठीक है, मस्तिष्क को या मन के बारे में बताया गया है। मस्तिष्क माने क्या? मन है। तो यहां मानव व्यवहार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव व्यवहार। ठीक, तो यहां आप क्या करें? ये आंसर लगाएंगे, 7वें का आंसर क्या है? मानव व्यवहार। ठीक, उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। यह केवल विज्ञान का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। शिक्षा शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, या इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आपको आंसर क्या लगा हुआ है इसका? 8वें का आंसर क्या है? 8वें का आंसर है तीसरा वाला। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले तो ट्रिकें जो बताई थी, उन ट्रिकों के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पता लग जाएगा कि ये भी एक आंसर अपन ऐसा लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी देखिए, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या है? यहाँ इसका आंसर हो गया आपका सी, ये आप लगाएंगे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए आप, ये समग्रता का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। समग्रता का मतलब है यहाँ पर गेस्टाल्टवाद, संपूर्णवाद, समग्रवाद। यहाँ बार्दीमर, कोफा और कोहलर, क्योंकि जिन्होंने गेस्टाल्टियन विचार दिया है बार्दीमर, कोफा और कोहलर का, तो कोहलर के प्रयोग आपने पढ़े, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने क्लास ली है
इसीलिए इस पर डिस्कशन कर रहा हूं। और इसका आंसर चूंकि आपको एक व्यक्ति अन्य मिल रहा है साथ में, तो वर्धिमर एवं अन्य, तो वर्धिमर एवं अन्य कहाँ है आपका, ये रहा, ये आप आंसर लगाएंगे। ठीक, तो वर्धिमर एवं अन्य व्यक्ति इसमें आना है, क्योंकि वर्धिमर अन्य का मतलब हो गया वर्धिमर, कोफा और कोहलर। अब आइए, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, अध्यापक, अधिगम सामग्री या पाठ्यक्रम। तो ये छात्रों ये जान लीजिए कि यहाँ जितना भी कवायद हो रही है, जितनी भी मेहनत हो रही है, जितनी भी सारी शोध कार्य हुए हैं हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति में, प्रारंभिक तौर पर केवल मूल केंद्र क्या होता था, उनका शिक्षा देना है। जो बालक सीख पा रहा है उसको सिखा रहे हैं, प्रताड़ित करके सिखा रहे हैं, डंडा मार के सिखा रहे हैं, मुर्गा बना के सिखा रहे हैं। लेकिन आज की शिक्षा शोध से क्या निष्कर्ष निकाला है, बालक क्या चाहता है, बालक को कैसे सिखाया जाए, सिखाने की विधियां क्या होनी चाहिए, इसका आंसर क्या हो गया, बालक। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मूल क्या हो गया, बालक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है वर्तमान में क्या है ये। फिर वही ये प्रश्न क्या है, इस तरह के प्रश्न हैं कि बार बार व्यवहार में रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने से क्या है, आपको परफेक्शन आएगा और आप समझ भी जाएंगे कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बन गया ये। ठीक, व्यवहार का विज्ञान। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो आपका है 12वां, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि वह क्या कर सके, ताकि वह कर सके शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, स्वयं को समझ सके, पशुओं पर प्रयोग कर सके, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका आंसर हो गया शिक्षण को अधिक उपयोगी समझना। ठीक, शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है। निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, तो इसे आप पढ़ लीजिए। क्या है, बालक में मानसिक स्वास्थ्य का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों का प्रयोग करने में, पशुओं पर प्रयोग करने में। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे अपन, इसका आंसर लगाइए डी। प्रयोग भले पशुओं पर हुए हैं, पर प्रयोग इसलिए किए गए थे कि इन प्रयोगों को बाद में हम क्या है मानवों पर या जीवों लागू कर सकेंगे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो देखिए यहाँ पे एक विचार था जो लुंडेन का था। लुंडेन ने कहा था कि वो बेसिकली समर्थक था यूनान का, उसने कहा कि यूनानी भाषा का है, लेकिन प्रचलित शब्द जो है वो कैसा है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये आपको रिमार्क लगा हुआ है यहाँ पे पहले से। उसके बाद चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, ये कथन किसने दिया है, तो आपको ये शुद्ध विज्ञान के रूप में देखिए, शुद्ध विज्ञान है, ठीक है, निश्चित विज्ञान है। ये जो परिभाषा है, ये सारी परिभाषाएं किसकी है, यहाँ जे.बी. वाटसन साहब की है। ठीक, ये व्यवहारवादी विचारक है जे.बी. वाटसन। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहने वाले या क्या कहने वाले, निश्चित विज्ञान कहने वाले। ठीक है, तो उसके बाद है लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ यहाँ किससे है, आत्मा से है। किससे है, आत्मा से, आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी, साइको माने आत्मा, लॉजी माने या लॉगस अध्ययन। इस तरह से क्या हो गया। उसके बाद है निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। तो ये विचार हावेल का है, पेस्टोलॉजी का है, या फिर थॉर्नडाइक का है, या प्लेटो का है। ठीक, तो आपके लिए विचार दिया गया, ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 17 विचार किसका है, पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, भीतरी शक्तियों को उभारना। तो कीवर्ड अंडरलाइन कर लो आप। तो क्या करिए आप, ये लाइन को अंडरलाइन करके केवल इतना याद कर लीजिए, ये आपको याद करना। ठीक, उभारने तक, भीतरी शक्तियों को उभारना है। ठीक, किसने कहा ये आंसर इसका आपका हो गया पेस्टोलॉजी। ठीक, पेस्टोलॉजी का है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर आपका क्या है नेक्स्ट 18, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 कट हो गया। 19 पर आइए, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान तय हुआ है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूति का, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ये 20वीं शताब्दी आप लगा सकते हो। 19वीं शताब्दी का अंत करिए या फिर 20वीं शताब्दी। ठीक है, अंतिम तौर पर कहाँ आ रहा है, 20वीं शताब्दी में। उसके बाद आइए, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे, तो आंसर क्या है इसका, वाटसन। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन,
एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे मैं क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या, तो इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर आपका हो गया वाटसन। क्या है, वाटसन ने बोला ये विचार। देखें अपन यहां कहां आ गए, ये लगा हुआ है आपका आंसर वाटसन। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, चेतना का प्रमुख उद्देश्य हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, अतः शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले चेतना के प्रभावों का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए, न कि केवल चेतना का अध्ययन। इस कथन का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को दिया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे विलियम जेम्स। ठीक है, क्योंकि चेतनावादियों में कौन आ रहा है आपको वैसे ही पता है, चेतना को मानने वाले कौन कौन लोग हैं। चेतना के मानने वाले लोगों में बोन्ट, टिचनर, जेम्स, डीबी एंजल। तो जेम्स जो है ना, विलियम जेम्स हैं, तो ये आंसर इसका क्या हो गया आपका, यहाँ ये पहला वाला आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है, क्या क्या बता रहा है। 23 वाले क्वेश्चन का आंसर आपका, 23 का आंसर है शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। यानी क्या कह रहा है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है और बताता है कि जो आपका ये टिक है, पहले से देखिए ये आंसर, ये आपको लगाना है, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंध नहीं रखते कोहलर, बार्दिमर, वुडवर्थ, कोफा। तो आपको पता है कोहलर है, बार्दिमर है, इसमें कौन नाम आंसर आएगा, ये वुडवर्थ। ये वुडवर्थ क्या है, यहाँ वुडवर्थ इसका आंसर है, क्योंकि तीन लोग तो संयुक्त रूप से गेस्टाल्टियन माने जाते हैं, बार्दिमर, कोफा और कोहलर। ठीक, तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 24। 25 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ, तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म हुआ है 1912 में। ठीक, ये 1912 में जर्मनी में इसका प्रादुर्भाव हुआ। अंतः दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और कभी पश्च दृष्टि होती है, ये कथन किसका है? ठीक है, अंतः दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और, तो इसका आंसर आपका हो गया वुडवर्थ। वुडवर्थ की परिभाषा है, तो आप इसको कीवर्ड के फॉर्म में याद कर लीजिए। ठीक है, क्या करिए, ये जो वुडवर्थ महोदय हैं इनको आप कीवर्ड के रूप में याद करिए। कैसे याद करें, यहां से अंतर्दृष्टि, पूर्व दृष्टि। ठीक, तो ये आपको मिल गया क्या, पश्च दृष्टि भी। तो अंतर्दृष्टि कभी पूर्व दृष्टि और पश्च दृष्टि भी हो सकती है, ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है। अंतर्दृष्टि के संबंध में सबसे विख्यात प्रयोग चिंपांजियों पर थे, कौन ने किए ये प्रयोग? ठीक है ना, वुडवर्थ के हैं, कोफा के हैं, बार्दिमर के हैं। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर क्या है, इसका आंसर है कोहलर। प्रयोग पढ़ा है अपन ने इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोहलर ने चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किए थे, कमरे के अंदर बांध करके छत से केले लटकाए और उसके अंदर सूझ का, यानी इसके अंदर किस तरह से समझ पैदा होती है, आकस्मिक होती है, अचानक होती है, स्वतः होती है, इस पर उन्होंने शोध किया। पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता हैं, पर्यावरणीय सिद्धांत के प्रणेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 पर आपको गौर करना है, और यहाँ पर देखेंगे ये माने जाते हैं रोजर्स। कौन है? तो आप जो सिद्धांत आपको लिखा है उन सिद्धांतों में आप देखना पर्यावरणीय सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, रोजर्स का है। उसके बाद है आपका आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन थे? उनमें आपके नाम जी, जिम्बार्डो, गिलफोर्ड, वेजवेफ और आलपोर्ट है ना, ये नाम आ रहे हैं। ठीक, तो इन चार लोगों में से कौन व्यक्ति है जो, तो इसका आंसर क्या है? आलपोर्ट। आलपोर्ट का जब आप पढ़ते हैं तो उन्होंने एक ट्राइगोनल फॉर्मूला दिया था जिस पर अपन ने एक डायग्राम के साथ इसको समझा था। तो इसका आंसर आपको लगाना क्या है? आलपोर्ट लगाना है। ये रहा आपका आंसर। और लास्ट में है व्यक्तित्व संबंधी गुणों का सर्वप्रथम विश्लेषण किया था रेमंड कैटिल ने, जेएफ गिलफोर्ड ने, आलपोर्ट ने और हंस एस ने। तो व्यक्तित्व संबंधी गुणों की जब बात आती है तो मैं बता दूं, प्राचीन में, अभी चूंकि व्यक्तित्व टॉपिक आपका चल रहा है जिसमें मैंने आपको पिछला क्लास भी डाला हुआ है, जो क्लास आप ले रहे हैं, तो उसमें बताया कि सबसे पहले ये भारतीय दर्शन में, फिर आयुर्वेद में, उसके बाद हिप्पोक्रेटस का। लेकिन जो व्यक्तित्व के गुणों की बात अगर कहीं बात करते मनोविज्ञान में, तो उसका आंसर क्या है? आलपोर्ट है। तो ये आलपोर्ट आप लगाएंगे, ये रिमार्क कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी, जो नेक्स्ट पेपर में आपके साथ शेयर करूंगा, वो होगा व्यक्तित्व का। क्योंकि व्यक्तित्व टॉपिक चला रहा हूं मैं, उसको आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। वो करीब 2 वीडियो आपके डल गए हैं, तीसरा वीडियो अपलोड होगा,
उसके बाद आप क्या करें, मैं पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा और व्यक्तित्व संबंधी पेपर को अपन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।